हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर होगा इकाई 5 से रिलेटिव विद्युत चुम्बकीय तरंगें। 12th चैप्टर है आपका ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैक्सवेल के समीकरण। ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से हमेशा 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, 4 नंबर का श्योर आता है। स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो यहाँ पर पहली हेडिंग हम उठा लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। इस तरीके से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है, या विद्युत चुम्बकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा आपको दोनों एक ही लिखनी है। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है। मैक्सवेल के अनुसार, इसको मैं लिख देता हूं, मैक्सवेल के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में अति उच्च आवृत्ति से विद्युत धारा परिवर्तित होती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर निकलने लगती है। ठीक है। मैक्सवेल के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में अति उच्च आवृत्ति से विद्युत धारा परिवर्तित होती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर निकलने लगती है। इन्हीं तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं।
इनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो आप यहाँ तक लिख देते हैं कि मैक्सवेल के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में अति उच्च आवृत्ति से विद्युत धारा परिवर्तित होती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर निकलने लगती है। इन्हीं तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत आपसे पूछा जाता है तब आप लिखेंगे इस तरीके से कि इन्हीं तरंगों को, यहाँ तक लिखते हैं कि इन्हीं तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। इनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंगत, फिर आप इसको बढ़ा के लिखेंगे, इसके आगे भी लिखेंगे कि इनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। साथ ही तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अगर हम यूं कहें कि तरंग आपकी एक्स अक्ष में चल रही है, वाई अक्ष में आपका वैद्युत क्षेत्र है और जेड अक्ष में आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तब आप मान सकते हैं, यानी कि तब ये क्लियर होता है कि हाँ वाई अक्ष एक्स अक्ष के भी लंबवत है, जेड अक्ष एक्स अक्ष के भी लंबवत है और एक्स, वाई और जेड दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये कंडीशन इस तरीके से चलती है। इसके बाद में हम लिखेंगे कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपका पॉइंट है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं या निर्वात में चलती हैं। निर्वात में इनकी चाल 3 गुणे, निर्वात में इनकी चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। इसी आधार पर मैक्सवेल ने, मतलब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इसी आधार पर मैक्सवेल ने यह माना, अपना यह मत दिया कि प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है या चलता है। एक बार इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता है। मैक्स, यहां पर अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा लिखनी है तो यहां से लिखेंगे, जब किसी वैद्युत परिपथ में अति उच्च आवृत्ति से विद्युत धारा परिवर्तित होती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर निकलने लगती है। इन्हीं तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें मैक्सवेल का प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, तब हम क्या लिखते हैं, तब इसको अच्छे से लिखना होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो यहां पर हम लिखते हैं, मैक्सवेल के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में अति उच्च आवृत्ति से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ से ऊर्जा उस तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। इनमें वैद्युत क्षेत्र
और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं और साथ ही तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो हम इस तरीके का इनका डायग्राम भी बना देते हैं। तरंग संचरण के लिए इसको y अक्ष, ये आपका x अक्ष, और यहां पे ये हो गया हमारा z अक्ष। अब अगर y अक्ष वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, वैद्युत क्षेत्र, z अक्ष चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार होंगी? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ स्थिति में चलती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ प्रकृति में होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर हमें प्रदर्शित करना है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो परस्पर परिवर्तित होते हैं लेकिन एक दूसरे के लंबवत ही रहते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को लंबवत दिशा में लिया, यह आपका वैद्युत क्षेत्र E हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र जो कि Z अक्ष में है, तो इसको तिरछी लाइनें थोड़ी कर देते हैं यहां पर, जो Z अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ये B हो गया और ये E हो गया। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर परिवर्तित होंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र आएगा, तो वैद्युत क्षेत्र ये इनके लंबवत हो गया वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र E। अब यहां पर पुनः वैद्युत क्षेत्र आएगा, तो वैद्युत क्षेत्र लंबवत, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र, तो ये, तो इस तरीके से हम इनका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की जो दिशा है उसको बता रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा है हमने उसको x अक्ष में माना, y अक्ष में वैद्युत क्षेत्र को माना और z अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र को माना। अगर हम किसी क्षण t पर y अक्ष में और z अक्ष में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण अगर हम प्रदर्शित करते हैं, समीकरण लिखते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का समीकरण E बराबर E0 और साइन ओमेगा t माइनस kx, और ये आपका रहेगा y अक्ष में। तो y अक्ष में एकांक सदिश जो आपका है j कैप होता है, और z अक्ष के लिए चुंबकीय क्षेत्र तो B बराबर B0 और साइन ओमेगा t माइनस kx, ये आपका k कैप हो गया। ये किसी क्षण t पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण है तरंग रूप में, यहां पर लिख सकते हैं किसी क्षण t पर। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हो गया। इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, जिसमें से हमेशा पूछा जाता है कि मैक्सवेल की समीकरण लिखिए। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण लिखिए, द्वितीय समीकरण लिखिए, तृतीय समीकरण लिखिए, चतुर्थ समीकरण लिखिए, यानी कि 4 समीकरणें होती हैं मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल की समीकरणें लिखिए, या कोई सी नॉमिनेटेड होंगी कि पहली लिखनी है, दूसरी लिखनी है या तीसरी लिखनी है। तो मैक्सवेल की कौन सी समीकरण लिखनी है या समीकरणें कितनी होती हैं, कौन सी समीकरण किस बात को प्रदर्शित करती है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर।
चलिए इसको साफ करता हूं। लेकिन इससे पहले, मैक्सवेल की समीकरणों से पहले, हम यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की भी बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की बात कर लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद में इसको लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, तो पहला गुण है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इनकी निर्वात में, विद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी चाल निर्वात में 1/√μ0ε0 निर्वात में, हाँ, इनकी चाल निर्वात में 1/√μ0ε0 होती है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, इसके बाद में इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र, तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, साथ ही तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यह हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद में यहां पर चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होते हैं, जो एक दूसरे के सदैव लंबवत रहते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होते हैं, जो सदैव एक दूसरे के लंबवत रहते हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहते ही, ये हमने यहां पर लिख दिया। तो इस प्रकार से हम 3-4 गुणों को लिख देते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुणों में। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर अगला जो हमारा टॉपिक है, मैक्सवेल की समीकरणें। तो मैक्सवेल की समीकरणें क्या है? यहां पर
चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इन तरंगों में, ये आपका चौथा पॉइंट ये भी हो जाएगा, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों का अनुपात, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयामों यानी कि E0 व B0 का अनुपात निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी कि C बराबर E0/V0। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मैक्सवेल की समीकरण। चलिए इसको साफ करता हूं। मैक्सवेल की समीकरण। अब मैक्सवेल की समीकरण क्या है? मैक्सवेल ने गॉस के नियम को वैद्युत तथा चुंबकीय में लेकर तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम और एम्पियर के पर्पतीय नियम, इन नियमों को गणितीय रूप में प्रतिपादित करके 4 समीकरण दिए, गणितीय रूप में इनको प्रतिपादित किया और 4 समीकरण दिए जिनको हम मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। अब यहां पर मैक्सवेल की पहली समीकरण हमने आपको बताया कि गॉस के नियम को, तो गॉस का नियम क्या था? गॉस का नियम याद करिए, तो यहां पर हम मैक्सवेल की प्रथम समीकरण लिखते हैं। प्रथम समीकरण क्या होगी? विद्युत गॉस का नियम, विद्युत गॉस का नियम। अब विद्युत गॉस का नियम जब हम याद करते हैं तो यहां पर सिर्फ आप इतना याद रखिए कि गॉस का नियम, विद्युत तो आपको पता ही है कि हमने स्टार्टिंग में स्थिर वैद्युत पढ़ा था, तो यहां पर हम गॉस का नियम सिर्फ याद करते हैं। तो गॉस का नियम क्या था? वही इनके अनुसार भी हुआ है। गॉस का नियम था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही था गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय।
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता था। तो इनके अनुसार यहां पर क्लोज इंट्रीकेशन E डॉट dA बराबर आपका हो जाता है Q/ε0 यानी कि ε0। ठीक है, इसके बाद में अब ये जो यहां पर मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है, यहां पर हम लिख देते हैं, इसे मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। ये स्थिर आवेश तथा गतिमान, यहां पर आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, दोनों के लिए सत्य है। यह गतिमान व स्थिर दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। तो यहां पर इसे हम मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं, और ये प्रथम समीकरण हमें इस बात को बताती है कि यह गतिमान व स्थिर आवेशों, मतलब यानी कि दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। और साथ में ही हमें यह भी बताती है कि ये जो Q है, अगर हम यहां पर रख दें कि Q इक्वल 0 होगा, तो यहां पर जो कुल वैद्युत फ्लक्स है उसका मान 0 आएगा। मतलब अगर Q का मान 0 है तो E का मान भी 0 होगा। यदि Q इक्वल आपका 0 होगा तो E का मान भी 0 होगा। ये हम गॉस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जहां पर आवेश घिरा हुआ नहीं होता था तो वहां वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता था। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो इससे हम ये भी निष्कर्ष निकलता है, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से ये निष्कर्ष भी निकलता है कि Q E के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर E का अस्तित्व है, E अस्तित्व में आई है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का अस्तित्व तभी है जब Q का अस्तित्व है। इस बात को भी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण प्रदर्शित करती है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। इसको साफ कर दें। चलिए, तो यहां पर क्लियर हुआ आप लोगों का कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण क्या है और ये किस बात को प्रदर्शित करती है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। तो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कौन सी है? चुंबक का गॉस का नियम। तो यहां पर आपका चुंबक का गॉस का नियम या चुंबकत्व का गॉस का नियम, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य रहता है। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, शून्य होता है। यानी कि
क्लोज इंट्रीकेशन V डॉट डी ए बराबर 0। इसे मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहते हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, तो यहां से भी आपका स्पष्ट हुआ कि दूसरी समीकरण किस बात को प्रदर्शित करती है। अब मैक्सवेल की जो तृतीय समीकरण है यह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। मैक्सवेल का फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। मैक्सवेल का फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अब मैक्सवेल का फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या है? तो मैक्सवेल को यहां पर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को हम देख लेते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम में हमने जाना कि किसी बंद लूप या किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी बंद कुंडली या लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस लूप अथवा कुंडली से या में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसके अनुसार किसी बंद कुंडली में, किसी बंद कुंडली, बंद भी ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बराबर होता है, यानी कि आपका हम लिख सकते हैं E इक्वल माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना। अगर हम मान लें कि कुंडली की सीमा
पर अल्पांश लंबाई dl में, जो कुंडली है उसकी सीमा पर अल्पांश लंबाई dl में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो, तब क्लोज इंट्रीकेशन E डॉट dl बराबर आपका हो जाएगा E, ठीक है, या क्लोज इंट्रीकेशन E डॉट dl बराबर हम लिख सकते हैं माइनस d5 v अपान dt, इस तरीके से लिख सकते हैं। कब? जब कुंडली की सीमा पृष्ठ की अल्पांश लंबाई dl में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो। इस बात को यहां पर लिख देते हैं, जब कुंडली की सीमा पृष्ठ की अल्पांश लंबाई में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, ठीक है, तब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, ये कौन सी थी? तृतीय, इसे मैक्सवेल की तृतीय समीकरण कहते हैं। अब ये किस बात को प्रदर्शित करती है? अब ये इस बात को, मैक्सवेल की जो तृतीय समीकरण है, इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यहां से हम देख सकते हैं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो यहां पर हम इसके अनुसार परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। यह तृतीय समीकरण का निष्कर्ष है। मतलब तृतीय समीकरण किस बात को प्रदर्शित करता है? तो यहां से हम जान सकते हैं कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो इसको आप साफ कर दें। चलिए, ये निष्कर्ष हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चौथे समीकरण की। चौथा समीकरण विद्युत चुंबकीय, चौथा समीकरण एम्पियर। हाँ, सही है, सही है, सही है, याद आया ना, पहले ही बताया था। चौथा समीकरण मैक्सवेल का एम्पियर परपतीय नियम, मैक्सवेल का एम्पियर परपतीय नियम। अरे भाई क्या बात है, स्पीयर नहीं, एम्पियर। एम्पियर परपथीय नियम। अब यहां पर सिर्फ इतने नियम को देख लीजिए, ये तो आप लोग पढ़ चुके ना। मैक्सवेल का एम्पियर परपथीय नियम, तो यहां पर मैक्सवेल को बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एम्पियर के परपथीय नियमानुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। अब यहां पर एक बात आई कि कुल धारा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां पर हम सीधा सीधा क्या बोल देते थे, क्लोज इंट्रीकेशन बी डॉट डी एल बराबर हमारा होता था म्यू जीरो, और यहां पर कुल धारा, तो कुल धारा को हम सिर्फ मानते थे आई। लेकिन इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे विस्थापन धारा, विस्थापन धारा भी अस्तित्व में आई। तो यहां पर इस चैप्टर में दो धाराएं होती हैं, और एक आपकी है चालन धारा जिसको हम IC से लिखते हैं, और एक है विस्थापन धारा जिसको हम ID से लिखते हैं। तो यह इस चैप्टर में आपको एक विस्थापन धारा भी पढ़ने को मिलेगी। तो एम्पियर का पर्पतीय नियम अब थोड़ा सा बदल जाता है, नियम वही रहता है लेकिन यहां पर चेंजिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, इस नियमानुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है, यानी कि परिपथ में प्रवाहित चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू जीरो गुना होता है। तो इस नियम को हम पहले लिख देते हैं, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित चालन धारा कोष्टक में I सफिक्स में C तथा विस्थापन धारा कोष्टक में I सफिक्स में D के योग का म्यू जीरो गुना होता है, यानी कि क्लोज इंट्रीकेशन B डॉट DL बराबर म्यू जीरो कोष्टक में IC प्लस ID, जहां IC चालन धारा और ID विस्थापन धारा है, और ID इक्वल आप लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन dt। इस बात को आप लोग विस्थापन धारा में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो इन्हीं मैक्सवेल की 4 समीकरणों पर खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए अपना प्यारा सा YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। थैंक यू।